नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। आगामी 16 जनवरी से देश भर में शुरू होने वाले कोविड-19 टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है तैयारियां। राज्यों में लगाई जा रही है कोविड वैक्सीन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल हुए पूरे। योजना से देश में करोड़ों किसानों को मिला लाभ। और उत्तर भारत, विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लोहड़ी की धूम। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। आगामी 16 जनवरी से टीकाकरण की सभी तैयारियां शुरू की जा रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह वैक्सीन के परिवहन के लिए तैयार रहें और शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी और व्यक्तिगत भागीदारी का अभ्यास करें। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के दौरान स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पहली प्राथमिकता होंगे, इसके बाद अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और प्राथमिकता वाले आयु वर्ग होंगे। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति कर्मियों के लिए टीकाकरण की लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 1 करोड़, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की 2 करोड़ और प्राथमिकता वाले आयु वर्ग के लोगों की संख्या लगभग 27 करोड़ है। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी बताया कि टीके की 54,72,000 खुराकें वैक्सीन स्टोर पर पहुंच चुकी हैं और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कल तक 100% खुराक प्राप्त हो जाएगी। पंजाब में 16 जनवरी को 110 स्थानों पर हेल्थ केयर कर्मियों के टीकाकरण की तैयारियां कर ली गई हैं। टीके की 20,450 वायल्स प्राप्त हो गई हैं और हर वायल्स में टीके की 10 खुराकें हैं जो लाभपात्री को 28 दिनों के अंतर में दी जाएंगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि टीकाकरण की शुरुआत के लिए हर एक जिले में 5 स्थानों का चयन किया गया है। यहां हर एक स्थान पर 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन संबंधी तैयारियों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय वैक्सीन को स्टेट वैक्सीन स्टोर में रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक टीकाकरण सेशन के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है। टीम की निर्धारित जिम्मेदारियों के मुताबिक पहला वैक्सीनेशन अधिकारी प्रवेश द्वार पर यह यकीनी बनाएगा कि केवल योग्य वैक्सीनेटर ही दाखिल हो और दूसरा वैक्सीनेशन अधिकारी कोविन ऐप पर लाभार्थियों का सत्यापन करेगा। टीकाकरण प्रोग्राम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए टीम सुपरवाइजर और ISI प्रबंधन केंद्र में नोडल अधिकारी भी तैयार किए गए हैं। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 17,817 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 1,01,29,000 से अधिक हो गई है। इस समय केवल 2,14,507 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 15,968 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में अब तक इस संक्रमण की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या करीब 1,05,00,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड से 202 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक 1,51,529 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,36,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। देश भर में अब तक 18,34,00,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार ने किसानों के लिए फसलों को होने वाले जोखिम से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 13 जनवरी 2016 को इस योजना को मंजूरी दी थी। योजना के 5 साल पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि किए जाने के साथ ही जोखिम को कम किया गया है,
जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिला है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर चलाई जा रही इस योजना से किसानों को फसल के नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता है। इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस ऐप बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी सारी माहिती को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगा। किसान को भुगतान जल्दी हो सके, उसकी क्रॉप का आकलन जल्दी हो सके, इस दृष्टि से सैटेलाइट का भी उपयोग भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर कर रही है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आज दिनांक तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों के नुकसान की भरपाई 90,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। मंत्री ने कहा कि अब तक इस योजना के अंतर्गत किसानों को 90,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। यह योजना इस विचार के साथ तैयार की गई थी कि किसानों को सबसे कम प्रीमियम देकर फसलों के जोखिम से सुरक्षा मिल सके। योजना के तहत किसानों की हिस्सेदारी से अधिक का प्रीमियम लागत केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगे। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना से पहले प्रति हेक्टेयर बीमा की औसत राशि 15,100 रुपये थी, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बढ़ाकर 40,700 कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाने की अपील की है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की इस योजना ने कल 5 साल पूरे किए। कृषि मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि 13 जनवरी 2016 को योजना की शुरुआत से अब तक 90,000 करोड़ रुपए किसानों में बांटे जा चुके हैं। हरियाणा की कैथल और पलवल सहकारी चीनी मिलों द्वारा तैयार उच्च गुणवत्ता गुड़ और शक्कर की बिक्री शुरू हो गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने चंडीगढ़ में बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी गुड़ और शक्कर का उत्पादन किया जाएगा। महम की शुगर मिल द्वारा गुड़ और शक्कर का उत्पादन व बिक्री पहले से ही शुरू कर दी गई है। गुड़ और शक्कर जिस तरह से चीनी का लोग आजकल कम सेवन करते हैं और गुड़ और शक्कर का लोग ज़्यादा शौक रखते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 3 मिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कैथल, पलवल और महम, इन तीनों मिलों में गुड़ और शक्कर का प्रोडक्शन शुरू किया है। और जिस तरह से अभी शक्ति सिंह जी बता रहे थे कि हमारा जो महम में हमने शुरू किया और उसमें सेल भी हमने कर दी है, तो उससे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और जब हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो अभी तो इस 100 से 150 पर डे के हिसाब से इनमें गुड़ और शक्कर की प्रोडक्शन हमने टारगेट रखा है। लेकिन जो अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो उसके बाद हम सभी शुगर मिल्स के अंदर गुड़ और शक्कर का प्रोडक्शन शुरू करेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि तीनों सहकारी चीनी मिलें प्रतिदिन लगभग 100 से 150 क्विंटल गुड़ और शक्कर का उत्पादन करेंगी। मंत्री ने बताया कि चीनी मिलों में चीनी बिक्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए तथा उच्चतर मूल्य प्राप्त करने के लिए इस महीने से चीनी की बिक्री ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शुरू कर दी गई है। नवंबर में हमारी मिलें शुरू हुई हैं, तो उस पीरियड को हमने यूटिलाइज किया और हमने सभी एमडीज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या पर्सनली मीटिंग करके और सभी को ये हिदायतें दी थी कि भाई हम इस पीरियड में अपना जो भी मेंटेनेंस का काम है वो पूरा कर लें। और सभी एमडीज को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और अपने स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर उन्होंने अपनी सारी जो मिल्स है उनकी मेंटेनेंस से की और उसी का नतीजा है जब आपकी बार हमने जो शुगर मिल्स हैं वो समय पर शुरू की। पिछली बार जो पलवल की शुगर मिल 12 दिसंबर को शुरू हुई थी, अब की बार हम उसको 2 नवंबर को शुरू कर पाए, तो ये इसी का नतीजा है कि इसका फायदा हुआ। मंत्री ने बताया कि इस पेराई सत्र में चीनी मिलों द्वारा लगातार भुगतान किया जा रहा है और अब तक लगभग 150 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 66 करोड़ रुपए गन्ना सब्सिडी तथा 196 करोड़ रुपए का ऋण देने की प्रक्रिया चल रही है।
शुगरफेड के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक में डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि शुगरफेड द्वारा संचालित हरियाणा की 10 सहकारी चीनी मिलों में वर्तमान पेराई सत्र के दौरान अब तक 140,85,000 क्विंटल गन्ने की पेराई करते हुए औसत चीनी रिकवरी 9.13% के साथ 12,36,000 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम फिर से शुरू किया है। चंडीगढ़ में सड़क के किनारे चाय की रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा करने वाले जगबिंदु राय का कामकाज भी लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल बंद हो गया था, जिसके कारण उसके घर का गुजारा भी मुश्किल से चल रहा था। स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त करके उसने फिर से अपना काम शुरू किया है और अब उसके परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा है। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए जगबिंदु राय ने इस सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मैं चाय की दुकान करता हूँ। ये दुकान से जो लोन मिला हुआ भारत सरकार की तरफ से शुक्रिया अदा करके हम चल रहे अच्छे। दोबारा पटरी से आ गई काम, इसी खुशी में बहुत बहुत धन्यवाद। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि युवा युग का वाहक होता है और अपने युग को किस दिशा में लेकर जाना है, ये पूरी तरह युवा के हाथों में होता है। पंचकुला में हरियाणा खेल विकास कल्याण समिति द्वारा खेल पुरस्कार विजेताओं का मानदेय बढ़ाने पर उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ी ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। जब मनुष्य निर्माण की ध्यान करते हैं तो सबसे पहले जो आयु वर्ग होता है वो बचपन होता है। तो बचपन में अगर उसको संभाल लिया हमने बालक को, उसको ठीक से शिक्षित कर दिया, ठीक से संस्कारित किया, तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हम एक अच्छे भविष्य की तरफ जाएंगे। नींव अच्छी हो जाए तो बिल्डिंग अच्छी अपने आप बनती है। और जब बचपना हमारा शिक्षित हो जाए, संस्कारित हो जाए, तो जो युवावस्था है, इस युवावस्था की अपनी एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। ये युवा जो होता है ना, युवा, मैं इसको कहता हूं युग वाहक। ये युग का वाहक है। युग को अपने कंधों पर रख करके किधर का किधर ले जा सकता है। ठीक दिशा में अगर चल पड़े तो समाज का निर्माण, देश का निर्माण सब कर डालेगा। मनोहर लाल ने कहा कि नींव अच्छी होगी तो इमारत अपने आप ही अच्छी बनती है। इसलिए सबसे पहले बचपन से बच्चों को शिक्षित और संस्कारित करना आवश्यक है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की बेहतरीन खेल नीति के बदौलत विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुल मेडल का 33% हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आते हैं। संयोग से हमारा युवक खेल में रुचि रखने वाला युवक आज से नहीं है, आदिकाल से। तो इसलिए यहां के जो युवक का या तो खेलों में मन लगता है या फौज में लगता है। क्यों? मन में एक अपनी एनर्जी को निकालने का कहीं साधन चाहिए। दुश्मन से लड़ाई लड़ना, उसमें भी आनंद आता है। उस आनंद के लिए यहां फौज की संख्या, हमारे जो रक्षा के क्षेत्र हैं उन सब में हमारा प्रतिशत, आबादी हमारी सिर्फ 2% है देश की, लेकिन हमारा वहां प्रतिशत 11% है। इस समय 11%। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। मनोहर लाल ने कहा कि इसके अलावा अन्य खेलों के पदक विजेताओं को भी यथोचित सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अर्जुन अवार्ड को प्राप्त करने वाले को 2008 में 5,000 रुपए की राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। आज उत्तर भारत में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के अवसर पर आग जलाकर विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। अपने अपने घरों में व्यक्तिगत तौर पर आग जलाकर लोहड़ी मनाने के साथ साथ लोग इकट्ठे होकर सामूहिक तौर पर भी इस त्यौहार को मनाते हैं।
आज के दिन रेवड़ी, गच्चक, मूंगफली और ठंड में खाई जाने वाली अन्य चीज़ों को इकट्ठा करके लोग मिल बांटकर खाते हैं। ये त्यौहार ठंड के चरम सीमा पर पहुंचने पर मनाया जाता है। माना जाता है कि लोहड़ी के बाद धीरे धीरे ठंड कम होनी शुरू हो जाती है और दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही कल को माघी का पर्व मनाया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में माघी को विभिन्न नामों से जाना जाता है। माघी के अवसर पर 40 मुक्तों की भूमि श्री मुक्तसर साहिब में विशेष कार्यक्रम होते हैं और पर्व मनाने के लिए लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और अब खबरें फटाफट। प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि देश में आकाशवाणी का कोई भी केंद्र नहीं किया जा रहा है बंद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंजाब के राज्यपाल SAS नगर मोहाली में फहराएंगे तिरंगा। पंजाब शिक्षा विभाग द्वारा 738 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि की गई जारी। पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में ठंड का प्रकोप जारी। मौसम विभाग के द्वारा आने वाले 4 दिनों तक ठंड का कहर जारी रहने की स्थिति में अलर्ट किया जारी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।